हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, अब सुनो ध्यान से। आज हमने क्लास में न्यूक्लियर फिजन के बारे में पढ़ा था ना। न्यूक्लियर फिजन क्या है बेटे? एक टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन मीन्स न्यूक्लियस के अंदर होने वाली रिएक्शन। इज इट ओके टू यू ऑल? ठीक है। अब मैंने आप बच्चों को ये भी बताया था कि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न होने का क्या रीज़न है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले भी। फिजन और फ्यूज़न का क्या रीज़न है बेटे? रीज़न है हमारे पास कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए जब आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व देखते हो, याद है वो कर्व? क्या ग्राफ याद है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमने निकाला था, उसका मास नंबर के साथ एक ग्राफ बनाया था जिसमें आयरन 56 जो है वो इस कर्व में सबसे ऊपर था, जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। याद है? हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होने की वजह से इसकी जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है, ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी वाला न्यूक्लियस है। क्लियर? हमने ये भी देखा कि इस कर्व में जैसे जैसे हम मास नंबर इंक्रीज़ करते हैं तो इंक्रीजिंग मास नंबर के साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक उसी प्रकार लाइटर न्यूक्लियाई भी बाइंडिंग एनर्जी कर्व में सबसे नीचे लाई करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हल्के न्यूक्लियस हैं वो भी अनस्टेबल हैं और जो हैवी न्यूक्लियस हैं वो भी अनस्टेबल हैं। और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हल्के न्यूक्लियस जुड़ के भारी न्यूक्लियस बनाते हैं और हैवी न्यूक्लियस जो हैं वो टूट कर छोटे न्यूक्लियस बनाते हैं। जैसे कि हैवी वाले में हमने यूरेनियम का आज सुबह की क्लास में पढ़ा कि यूरेनियम 235 को हम न्यूट्रॉन से टकराते हैं, बैरियम और क्रिप्टॉन बनता है, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। आई होप तुम्हें याद है। याद है कि नहीं है? ठीक है बेटे। अब न्यूक्लियर फ्यूज़न की हम थोड़ी सी बात करेंगे। हमने फिजन रिएक्टर की भी बात की। अब न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या चीज़ है? जो हल्के न्यूक्लियस हैं, आपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाले ग्राफ में देखा था। कौन? एक सेकंड सर, छोड़ दो। कौन सी 11th क्लास होगी? ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट करवाना था, बहुत ये वीडियो। ठीक है, हाँ यस हाँ जी। तो बेटे जो हम न्यूक्लियर फ्यूज़न की बात कर रहे थे, न्यूक्लियर फ्यूज़न आपने देखा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की कर्व में हाइड्रोजन, लिथियम, ये सब हल्के न्यूक्लियस नीचे लाई कर रहे हैं, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनका कम है। तो ये ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी गेन करने के लिए बड़े न्यूक्लियस बनाते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है? आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं, आप सबके पास किताबें हैं। पेज नंबर 455 के ऊपर न्यूक्लियर फ्यूज़न के लिए कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं। मिल गया सब बच्चों को? पेज नंबर 455 में हाइड्रोजन आप देख रहे हैं कि 1H1 और 1H1 दोनों जो मिलके क्या बना रहे हैं बेटे? 1H2 बना रहे हैं, है ना? 1H2 बना रहे हैं। इसके साथ में क्या निकल रहा है? एक पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो प्लस 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रही है। अब पहले तो इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करो। 1H1 के अंदर प्रोटॉन कितना है? एक न्यूट्रॉन है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये अकेला प्रोटॉन ही है जिसे हम 1H1 लिख रहे हैं। तो 2 प्रोटॉन मिले और उनसे क्या बना? 1H2, एक ड्यूटेरियम बना, यानी एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो लेफ्ट साइड से एक प्रोटॉन कम हो गया और राइट साइड में एक न्यूट्रॉन बन गया। वो कहाँ से आया बेटे? हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में और न्यूट्रिनो के अंदर टूट सकता है। तो वहाँ से न्यूट्रॉन बन गया और न्यूट्रिनो बन गया और 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई। बोलो बेटे, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एनी डाउट टू एनीबडी? ठीक है। और इसके बाद में आगे की जो रिएक्शंस हैं, 1H2 और 1H2 मिलकर हीलियम बना रहे हैं, 2He3। क्या बना रहे हैं? हीलियम। और यहाँ से क्या निकल रहा है? न्यूट्रॉन और 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इसी प्रकार आप 1H2 से 1H3 और एक प्रोटॉन भी बन सकता है और एनर्जी निकल रही है 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें 2 बातें मैं आप बच्चों से डिस्कस करना चाहता हूँ। नंबर 1 बात तो कि ये एनर्जी कहाँ से निकल रही है? ये एनर्जी मास डिफेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग है। जब आप जो रिएक्टेंट न्यूक्लियाई हैं उनका मास और प्रोडक्ट न्यूक्लियाई का मास देखेंगे तो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई का मास कम होगा। कितना कम है? दैट इज़ मास डिफेक्ट। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसको c² से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? एनर्जी आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। तो सॉरी, बाइंडिंग एनर्जी नहीं, एनर्जी रिलीज आ जाएगा। इस केस में क्या आएगा कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई। इज इट ओके? अब ये एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूज़न से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है बेटे? फ्यूज़न से। न्यूक्लियर फ्यूज़न, इधर ध्यान दो सारे अब मेरी तरफ। न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है, सन और स्टार्स जो हैं
इनके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, अभी सन से हमें एनर्जी मिल रही है, ये एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन से प्रोड्यूस होती है। यानी जो हमारी यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 शो करी हुई है, ये सन के अंदर और स्टार्स के अंदर होने वाली रिएक्शन है जो कि लार्ज स्केल के ऊपर एनर्जी प्रोड्यूस करती है। आप देखें कि बिलियंस ऑफ ईयर्स से, करोड़ों अरबों सालों से सूरज बिना रुके हुए एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है, तो इट इज़ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। बट द प्रॉब्लम इज कि जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में हम कंट्रोल्ड मैनर में न्यूक्लियर फ्यूजन करवा सकते हैं, वैसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल्ड मैनर में नहीं करवा सकते, यानी हम लेबोरेटरी में नहीं करवा सकते। उसके कई सारे रीज़न हैं। नंबर एक बात तो ये कि बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए। ये बात ध्यान से समझने वाली है। कितना हाई? अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁶ से लेकर 10⁻⁷ के ऑर्डर का तापमान चाहिए, यानी 10 लाख डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होने के लिए। तो सन और स्टार में वो टेम्परेचर अवेलेबल है और लार्ज स्केल पर वो हाइड्रोजन फ्यूल अवेलेबल है, इसलिए वो एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम लेबोरेटरी में इतना हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस नहीं कर पाते ईजिली, और अगर कर दें तो हमारे पास ऐसे मटेरियल अवेलेबल नहीं है, ऐसे कंटेनर अवेलेबल नहीं है जो फ्यूल को इतने हाई टेम्परेचर पर संभाल सकें। हर एक चीज़ मेल्ट हो जाएगी इतने टेम्परेचर पर, इसलिए लेबोरेटरी में इतना हाई टेम्परेचर मेंटेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। हालांकि साइंटिस्ट लगे हुए हैं टोरॉइड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लाज्मा को रख के, और उसके ऊपर टेस्टिंग्स चल रही हैं, लेकिन अभी तक कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल नहीं हो पाया है। और जब तक कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा तब तक हम फ्यूजन रिएक्टर नहीं बना सकते। इज इट ओके? तो फ्यूजन से हमने अब तक क्या किया है इंसानों ने फ्यूजन से हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया है। क्या बनाया है? हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब का इस्तेमाल जब कभी भी किया जाएगा तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इज इट ओके? तो जितना उसमें फ्यूल है वो जितनी लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन करेगा, उससे हमारी पूरी पृथ्वी को खतरा है। समझ आ रही है बात क्या? तो इसलिए जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो एटम बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक हथियार हैं। अभी तक हमने डिस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए न्यूक्लियर फ्यूज़न का यूज़ करना इंसानों ने सीखा है, बट पीसफुल पर्पज़ के लिए यानी कंट्रोल्ड मैनर में न्यूक्लियर फ्यूज़न का यूज़ करना नहीं सीखा। समझ आई बात? तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जैसे हमने पढ़ा, ठीक उसी तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर भविष्य में अगर कभी पॉसिबल हुआ तो हम पढ़ पाएंगे। अभी तक फ्यूजन रिएक्टर इंसान नहीं बना पाए हैं। इज इट ओके टू यू ऑल? तो ये था न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। इसके ऊपर शॉर्ट नोट आप सब बच्चों के पास तैयार होना चाहिए, क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों होता है, होता ही क्यों है, कारण क्या है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी से रिलेटेड, कैसे होता है, कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर यानी प्रोटॉन और प्रोटॉन मिलकर 1H2 ड्यूटेरियम बना रहे हैं, या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 1H2 और 1H2 मिलकर हीलियम बना रहे हैं, या 1H2 और 1H2 मिलकर 1H3 बना रहे हैं। ये सारी रिएक्शंस न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर आती हैं और यही रिएक्शन सन और स्टार्स में हो रही हैं, और फ्यूजन रिएक्टर अब तक नहीं बना है। तो ये सारी बातें हमने किसके अंदर पढ़ा? फ्यूजन रिएक्टर में। इज इट ओके टू यू ऑल? इसी के साथ हमारा ये चैप्टर न्यूक्लियाई ख़त्म होता है। न्यूक्लियाई में हमने न्यूक्लियस के बारे में सारी जानकारी ली। यूनिट 8 में हमने 2 चैप्टर्स पढ़े, एटम्स एंड न्यूक्लियस, एटम एंड न्यूक्लियाई। और इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बच्चों की एटॉमिक फ़िज़िक्स और न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर जो नॉलेज है वो पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़िया हुई होगी। इज़ इट ओके टू यू ऑल? क्या आपको लगा कि हमें थोड़ा बेनिफिट मिला? ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही। बाकी की क्लासेस में हम NCERT न्यूमेरिकल्स या फिर अगले चैप्टर की बात करेंगे। इज़ इट फाइन?